हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने ATM के अस्थियां 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे थे आज मोहनजोदड़ो के कॉन्सेप्ट से कि मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या थी। हमने जैसे कि बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। हमें पता है हमारी मुख्य सभ्यताएं 3 थी, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, जिसमें हमारी मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की सबसे विकसित और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से जो सबसे अच्छी सभ्यता थी उसका नाम था मोहनजोदड़ो। अब सबसे पहले मैं इसके अर्थ को आपको बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के अर्थ के बारे में यह बताया जाता है कि इसे मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, जिनका नाम था RD बनर्जी। ये RD बनर्जी के द्वारा खोजी गई सभ्यता मोहनजोदड़ो थी। 1922 में इसे खोजा गया था और इसके जो डायरेक्टर जनरल थे, सर्वे करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, 2 सभ्यताएं खोजी गई, जैसे मैंने बताया था 1921 में एक और दूसरी खोजी गई थी 1922 में। 1921 में खोजी गई थी हड़प्पा सभ्यता और 1922 में खोजी गई थी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता जो थी ये एक नदी के पास विकसित हुई जिसका नाम था रावी। ये नदी रावी नदी थी और रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता जो है ये पंजाब के प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में है। आपको पता होना चाहिए कि अपना पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, अपने पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में जा चुका है, तो इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में पाई गई है। जो हमें पता है कि एक नदी है रावी नदी, उस नदी के किनारे विकसित हुई। और ये भी जान लें कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो इनकी खोज की घोषणा जो की थी जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल एक सर्वेक्षण करने आया था, सर्वे किया था भारत में आकर, कुछ क्षेत्रों में जाके, सिंध के कुछ प्रांतों में जाके, ये पता लगाने के लिए कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। ठीक है, जिनमें 2 सभ्यताओं के नाम बखूबी बताए गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बार बार मैंने आपको रिपीट करके बताया है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की तो बता दिया, मोहनजोदड़ो की बात की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीले के नाम से। अब एक भाषा है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जिसका शाब्दिक अर्थ, इसमें मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ बताया है मुई जोदड़ो। मुई जोदड़ो, मुई जोदड़ो यानी मरे हुए लोगों का टीला। किसका टीला? मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो में अगर हम बात करेंगे तो सिंधी भाषा आती है। सिंधी भाषा का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है मुई जोदड़ो। अब मुई जोदड़ो का जो अर्थ बताया गया है मरे हुए लोगों का टीला। ठीक है, इसमें दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। कि ऐसा भी कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का विकास बहुत अच्छा था। इस शहर के अंदर बहुत अच्छी नियोजित प्रणाली थी। घर, मकान, नगरों का विकास, नालियों का विकास, सड़कों का विकास, यानी इस सभ्यता के अंदर ज्यादातर चीजें उन्नत प्रणाली के माध्यम से बनाई गई थी। यहाँ तक कि नालियां, यहाँ तक कि घर, यहाँ तक कि दीवारें भी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, सड़कें भी पक्की ईंटों से जो नीचे बनाया जाता था। ठीक है, ये चीजें पाई गई हैं। अब ये शहर बहुत उन्नत शहर माना जाता है। कैसा शहर माना जाता है? उन्नत शहर माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, जो कि मैंने आपको बताया। नियोजित का मतलब होता है कि एक ऐसा शहर का निर्माण करना जो आने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो, यानी ऐसी प्लानिंग की जाए सभ्यता के लिए, उस शहर के लिए, जो भविष्य में आने वाले लोग हो उनके लिए सुविधाजनक हो। लेकिन मोहनजोदड़ो में इन सभ्यताओं का विकास ऐसे नियोजन के थ्रू किया गया था, ऐसे नियोजन के माध्यम से किया गया था, जिससे हमें ये पता लगता है कि वहां के लोग ज्यादातर अच्छी से अच्छी सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी था, शहरी केंद्र था। इसको 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक निचला शहर और एक दुर्ग। निचला शहर और दुर्ग। निचला शहर क्या आता है? जो नीचे के क्षेत्र में आता है। दुर्ग क्या आता है? जो ऊपर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। निचले शहर की बात करें हम, ठीक है, निचले शहर की बात करते हैं
तो भवनों को ऊंचे चबूतरे पे बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, कोई चीज नीचे बनी हुई है ऑलरेडी तो उसे नीचे बनाने का तो कोई मतलब होगा नहीं। आप लोग जानते हो जहाँ पे हम कोई मकान बना रहे हैं और वो मकान जहाँ जिस जमीन पे बनाया जा रहा है वो जमीन नीचे आती है, थोड़े निचले हिस्से में आती है, तो उसके सरफेस को जो बेस होता है उसको थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए इन भवनों के निर्माण के लिए चबूतरों का निर्माण किया जाता था, इन भवनों को चबूतरे पर बनवाया जाता था, ये भी हमें ध्यान रखना है। यह चारों ओर दीवारों से घिरा था। कैसे घिरा था? चारों ओर दीवारों से घेरा था। भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। निर्माण में कच्ची और पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी किया गया था, यानी इस सभ्यता के अंदर कच्ची ईंटें भी इस्तेमाल में लाई गई और पक्की ईंटें भी इस्तेमाल में लाई गई, जिनकी लंबाई क्रमशः क्या बताई गई है? 1:2:1, यानी जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई वगैरह बताई गई है इनका एक रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया है 1:2:1। ठीक है, जो जहाँ सामान्य लोग रहते थे, जहाँ नॉर्मल लोग रहते थे, जहाँ सामान्य लोग रहते थे उनके यहाँ के बारे में बताई गई है। ठीक है, अब दुर्ग की बात करते हैं, जो दूसरा शहर था, यानी मोहनजोदड़ो दो भागों में था, दुर्ग और निचला। निचला मैंने आपको बता दिया, यहाँ की जमीनों जब मकान बनाए जाते थे तो चबूतरे बनाकर उनके ऊपर भवनों का निर्माण किया जाता था। उन भवनों के लिए कच्ची और पक्की ईंटें दोनों तरह की इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ के लोग साधारण लोग होते थे, ज्यादा अमीर या ज्यादा रईस लोग नहीं होते थे। ठीक है, अब दुर्ग आपको पता होना चाहिए, हमारे राजा महाराजाओं के महल जो ज्यादातर होते थे ये ऊंचाई पे ही बनाए जाते थे। ऊंचाई पे बनाने का इनके महलों का रीजन ये होता था कि जिससे ये अपने शहर पर पूरे साम्राज्य पे थोड़ी थोड़ी नजर रख सकें, अपने साम्राज्य में क्या रख सकते हैं? नजर रख सकें। ऐसे ही दुर्ग जो बनाया गया था संभवतः वहां के शासक वर्ग का निवास होता था। दुर्ग पर किसका निवास होता था? वहां के शासक वर्ग, जो वहां का राजा। अब ऐसा तो है नहीं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया कोई राजा नहीं होता होगा, इतनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा विकास, ऐसी नियोजन प्रणाली, तो और जहाँ पे इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, जहां तक कि वहां पे मुद्राओं का भी प्रचलन बताया जाता है, व्यापार का भी प्रचलन बताया जाता है, भंडारण का भी प्रचलन बताया जाता है। तो ऐसी सभ्यता किसी मतलब अपने अपने अनुसार तो नहीं चलाई जा सकती है। इन सभ्यताओं के लिए किसी एक ऐसे मुखिया का होना जरूरी है कि जो आदेश दे सके और बाकी लोग उसका पालन कर सके, यानी एक मुखिया तो चाहिए होगा, मुखिया ही वहां का शासक होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा के लिए किलों के चारों ओर दीवारों का निर्माण किया गया था, यानी जो किला बनवाया जाता था दुर्ग पर उसके चारों तरफ क्या बनवाए जाते थे? दीवारें बनवाई जाती थी। किसके लिए? ताकि उन किलों की सुरक्षा हो सके। आप अभी राजस्थान, जयपुर और भी ऐसे अन्य स्थानों पे जाएं जहां पे आपको किले मिल जाएंगे। अब आप ये चीज नोटिस करेंगे, वहां पे किले जो बनवाए गए हैं, किलों को ऐसे बनवाया गया है, ऐसी टेक्नोलॉजी से बनवाया गया है ताकि अगर कोई दिक्कत आए, कोई समस्या है, तो उन किलों का क्या हो सके? उन किलों की सुरक्षा हो सके, उन किलों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उनके चारों तरफ दीवारों का निर्माण करवाया जाता था। क्लियर है? समझ में आ रही होगी आपको बात। अब दुर्ग में सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए, यानी जिसमें जिनका सभी लोग इस्तेमाल कर सकें, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए माल गोदाम, विशाल स्नानागार। अब आपको एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ, स्नानागार क्या होते हैं। जहाँ जैसे कि हमारे बाथरूम वगैरह होते हैं, नहाने वगैरह के लिए सुविधाएं बनाई जाती है, ऐसा कहते हैं कि ये जो वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह जो बनाए गए हैं, अभी बनाए गए हैं। बीच में लोग नॉर्मल खुले में शौच करते थे, लेकिन हम लोग सभ्यता भूल चुके हैं, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी भूल चुके थे, हम लोग उस समय के जो बदलाव थे वो भूल चुके थे कहीं ना कहीं। आज से भी हजारों साल पहले कहीं ना कहीं शौचालय भी हुआ करते थे, बड़े बड़े स्नानागार भी हुआ करते थे, जलाशय जिन्हें आज के टाइम पे हम स्विमिंग पूल कहते हैं, स्विमिंग पूल भी हुआ करते थे उस टाइम पे। इतनी अच्छी नियोजित प्रणाली थी इन लोगों की। ठीक है, तो विशाल स्नानागार भी होते थे, माल गोदाम भी होती थी। हम अन्नागार जैसे धन्यागार भी, धन्यागार जहाँ पे कह सकते हैं हम अनाज वगैरह को सुखाया और इकट्ठा किया जाता था। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। नगर पालिका जैसे भवन बनाए गए थे, जो कि आज भी हम नगर पालिका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नगर पालिका का इस्तेमाल भी किया जाता था। अब माल गोदाम क्या था? वस्तुओं के भंडारण के लिए जो सुविधा की चीजें हैं, जो एक इंसान के, एक व्यक्ति की जरूरत की चीजें हैं, उनके भंडारण के लिए माल गोदामों का निर्माण कराया जाता था, ताकि वो भविष्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए या आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उन वस्तुओं को इकट्ठा करके एक स्थान पर रख दिया जाए। वो माल गोदाम में ही संभव हो पाता था। देखो क्या होता है कि इसके निचले हिस्से ईंट व ऊपरी हिस्से लकड़ी से बने होते थे। आपको पता होना चाहिए इसके जो निचले हिस्से भंडारण, जो माल गोदाम होता था, निचले हिस्से तो ईंटों से बनते थे और ऊपर के हिस्से जो होते थे वो लकड़ियों से बनाए जाते थे। माल गोदाम का जो इस्तेमाल होता था, क्या होता था? इस्तेमाल, यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक है, ध्यान रखना। इनका जो इस्तेमाल होता था कहीं ना कहीं अनाज को एकत्रित करने के लिए किया जाता था, इनको
जिससे कई बार ये होता है कि आपदा, भोजन की समस्या, कहीं पे सूखा पड़ गया, अनाज खराब हो गया, फसल नष्ट हो गई, या कोई भी ऐसी महामारी या कोई विपदा आ जाए, ऐसे कोई विकट समस्या आ जाए तो उससे निपटा जाए, उससे सुलझा जाए। तो इसलिए माल गोदाम के अंदर अनाजों को भी एकत्रित करके रखा जाता था, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जो वहां का शासक वर्ग होता था अपनी प्रजा का ध्यान रख सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। विशाल स्नानागार, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं तकनीक की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हम लोग तकनीक कहते हैं हिंदी में, तो कई बच्चे बोलेंगे इतिहास की बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी को हम तकनीक कहते हैं। तकनीक की बात जब आती है तो बड़े बड़े स्नानागार का नाम भी हम याद रखते हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो के अंदर माल गोदाम नगर पालिका तो होती थी, पर और भी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशाल स्नानागारों का निर्माण भी करवाया जाता था। किसका निर्माण करवाया जाता था? विशाल स्नानागारों का। ठीक है, यह एक आयताकार जलाशय है जिसकी लंबाई 1180 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई है। यानी एक विशाल जलाशय जिसकी लंबाई जो बताई गई है 1180 मीटर बताई गई है, और चौड़ाई बताई गई है 108 मीटर। कितनी? इसकी लंबाई 1180 मीटर होती थी, चौड़ाई 108 मीटर होती थी। ये कहाँ पे स्थित था? मोहनजोदड़ो में। याद रखना कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में स्थित था। ठीक है, जलाशय के तल तक जाने के लिए, कहां तक जाने के लिए? जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया था। जैसे कि आप लोग स्विमिंग पूल वगैरह जाते हो नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि स्विमिंग पूल में इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या होती थी? सीढ़ियां बनवाई जाती थी चढ़ने और उतरने के लिए। ऐसे ही इनके तल तक जाने के लिए दक्षिण और इसके उत्तर दिशा में दोनों तरफ सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इसका फर्श जो होता था पक्की ईंटों का होता था। किसका होता था? पक्की ईंटों का। प्रॉपर तरीके से नीचे फर्श बनाया जाता था जो पक्की ईंटों का होता था, जिससे किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब जिसमें पानी भरने के लिए और कहीं ना कहीं निकालने के लिए उत्तम व्यवस्था थी। स्विमिंग पूल में होती है ना, पानी भरा कैसे जाए, उसे निकाला कैसे जाए। अब ये तो है कि जो पानी भर चुका है, वो पानी एज इट इज लंबे समय तक के लिए भरा रहेगा। अगर वो लंबे समय तक के लिए भरा रहेगा तो पानी खराब हो जाएगा और लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जब जलाशयों का निर्माण किया गया, उनकी लंबाई 1180 मीटर और चौड़ाई 108 मीटर बताई गई है, और उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियों का निर्माण बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया जब इतनी सुविधा बनाई गई है तो पानी निकालना कैसे है, उसके अंदर पानी भरना कैसे है, इन सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया था। ठीक है, पूरे स्नानागारों में 6 प्रवेश द्वार थे। कितने प्रवेश द्वार थे? 6। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, इसके चारों तरफ गलियारे बने हुए थे। क्या बने हुए थे? चारों तरफ गलियारे। अब भैया इतना लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल है, इतना लंबा चौड़ा स्नानागार है, उसको ऐसे ही तो नहीं बनाया गया होगा, कोई विशेष कार्य के लिए बनाया गया होगा, कोई अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए बनाया गया होगा। इसके अंदर यह भी बताया गया है कि इसके अंदर 6 प्रवेश द्वार थे और इसमें कम चारों तरफ क्या थे? गलियारे थे। गलियारे को आप लोग जानते ही होंगे गलियारे क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। कितने स्नानागार बनाए गए थे? 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे में दोनों तरफ 4-4 स्नानघर बने हुए थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे से साथ बने नाले में मिलती थी। यानी कि जो स्नानागार बने थे ये बताया गया है। इसके अंदर कहीं ना कहीं 8 स्नानागार बताए गए हैं। कितने स्नानागार बताए गए हैं? 8 स्नानागार बताए गए हैं कि गलियारे में दोनों तरफ 4-4 बताए हैं कि मान लो तो गलियारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कम से कम 4-4 दोनों तरफ बनाए जाते थे और इनको इस हिसाब से बनाया जाता था कि इनके चारों तरफ क्या हो सके? नाली हो सके, ताकि इनका जो पानी है बाहर भी निकल सके। ठीक है, विशाल नालों से। और इन नालियों को ये नहीं कि नालियों को ऐसे ही बना दिया और पानी कहीं भी जा रहा है, इन छोटी छोटी नालियों को ऐसे बनाया जाता था कि एक जो विशाल नाला है उसके अंदर जाके मिल सके और जो वेस्ट वाटर है, जो खराब पानी है, ये सीधा उस नाले में जा सके। ठीक है, ध्यान रखना। अब हड़प्पा में अन्नागार की बात आती है या धान्यागार की, जिसमें अन्न वगैरह, अनाज वगैरह रखा जाता है। हड़प्पा में धान्यागार टीला एक टीले पर स्थित था। जो अनाज का स्थान था जहाँ पे अन्नागार बनाया गया था, एक टीले पर स्थित था, एक ऊंचाई पर स्थित था। ये 6 कमरों की 2 पंक्तियों में स्थित थे। कितने? 6 कमरे बनाए गए थे
दो पंक्तियों में व्यवस्थित किए गए थे, ठीक है, और इनकी नींव पर बनाए गए थे, ठीक है, विशाल ईंटों की नींव पर बनाए गए थे। इन कमरों के बीच एक केंद्रीय मार्ग था। कौन सा मार्ग था? जो ये पंक्तियां जा रही हैं, मान लो 6 कमरे इधर 6 कमरे इधर, बीच में क्या बनाया गया था? एक केंद्रीय मार्ग बनाया गया था, जो आंशिक रूप से पक्की ईंटों से बनाया गया था, पकी हुई ईंटों से बनाया था। कैसे ईंटों से बनाया गया था? आंशिक रूप से बोले तो पूरी तरह से पकी ना, आधी पकी हो आधी कच्ची हो, यानी आंशिक, अंश, पूर्ण नहीं, आंशिक रूप से, आधी कच्ची और आधी पकी, ठीक है। धान्यगार के दक्षिण भाग में गोलाकार ईंट के चबूतरे की पंक्ति भी पाई गई है। जो गोल से चबूतरे होते थे, कह सकते हैं, ठीक है, उस तरह के चबूतरे की पंक्तियां भी पाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि आप बीच में एक बहुत बड़ा गोल सा एक चबूतरा बनाया जाता था, जहाँ पे समय अनुसार अनाजों को सूखने के लिए डाला जाता था, फैलाया जाता था कि अनाज सूख जाए, कहीं अनाज में कीड़े ना लग जाए, कहीं अनाज सड़ ना जाए, अनाज खराब ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में चबूतरे भी बनाए जाते थे, ठीक है। नगर पालिका या भवन की बात की जाए कि नगर पालिका और भवनों का निर्माण जो होता था उस समय, वो कैसा होता था, ये क्यों किया जाता था, इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। यह भवन कहीं ना कहीं दुर्ग में स्थित होता था। कहाँ पे स्थित होता है? दुर्ग में, ठीक है, और इसकी लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 115 फुट, लंबाई जो बताई गई है 15 फुट बताई गई है, और चौड़ाई जो बताई गई है कितनी बताई गई है? 115 फुट बताई गई है नगर पालिका के भवन की, ठीक है। और 5 फुट मोटी ईंटों की दीवार से बना होता था। कितनी फीट होती? 5 फीट मोटी ईंटों की दीवारों से इसका निर्माण करवाया जाता था, ठीक है। यह संभवतः नगर पालिका थी, ये किसी धनी अधिकारी जो अमीर लोग होते थे उनसे संबंध रखता था। यानी आज के टाइम पे तो कहीं ना कहीं ये नियम कायदे कानूनों में आता है, बट उस समय ये एक कार्यालय बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दफ्तर बोल सकते हैं, जो किसी धनी, कोई अमीर पर्सन का, कोई अमीर व्यक्ति का हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी होती थी? मैं आपको ये भी बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें बनती थी, ये ग्रिड प्रणाली के द्वारा बनती थी। कौन सी प्रणाली के द्वारा बनती थी? ग्रिड प्रणाली के द्वारा बनती थी। ग्रिड प्रणाली क्या होती है मैं आपको ये बता दूं, जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। कितने डिग्री पे काटे? कह सकते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, ठीक है। ऐसी सड़कों का निर्माण करवाया जाता था। ये इस प्रणाली का नाम होता था ग्रिड प्रणाली, ठीक है। अब नालियां व सड़कें, अगर हम नाली और सड़कों की बात करें तो सड़कें नगर निर्माण योजना का मुख्य आधार मानी गई है। मुख्य रूप से इन्हें इस हिसाब से बनाया जाता था कि पानी की समस्या किसी को भी ना झेलनी पड़े, या कहीं खराब पानी घरों में ना घुस जाए, इसलिए नालियों का निर्माण करवाया जाता था। जो घर का खराब पानी है, वेस्ट वाटर है, वो नालियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। सड़कें सीधी होती थी, वे एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। कैसे काटती थी? देखो, एक दूसरे को कैसे काट रही है? एक दूसरे को कहीं ना कहीं संपूर्ण पर काट रही है, ये ध्यान रखना। एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। कितने डिग्री पे काटती थी? 90 डिग्री पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब सड़कें सीधी होती थी, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। सड़कें ग्रिड प्रणाली के द्वारा बनाई जाती थी। कौन सी प्रणाली पर बनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति जो है, ये ऐसी पद्धति होती थी जिसमें नालियां और सड़कें कहीं ना कहीं एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सड़कों के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे होते थे। अगर ये सड़क बनी हुई है, ठीक है, तो इधर भी ऊंचे चबूतरे होंगे और इधर भी ऊंचे चबूतरे होंगे, जिससे लोग आराम से बैठने उठने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। चबूतरे जो बनाए जाते थे दोनों सड़कों के इधर उधर, वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि कोई राहगीर है, कोई आने जाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको थोड़ा सा रेस्ट करना, थोड़ा सा आराम करना, तो वहां पर विश्राम आराम कर सकता है बैठकर, ठीक है ना, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की फिर से हम बात कर रहे हैं। अब हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की नियोजित जल प्रणाली आपको पता होना चाहिए, जल प्रणाली क्या होती है, ठीक है। जल प्रणाली क्यों इस्तेमाल की गई थी, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि जल प्रणाली से हम क्या कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जल निकास प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इन लोगों ने जल निकास की ऐसी व्यवस्था को अपनाया था जिससे जो खराब पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो घरों में ना रहे, गंदे पानी को सुव्यवस्थित तरीके से बड़े नालों में मिलाया जाए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये नालियां बड़े बड़े नालों में मिल जाती थी। इस प्रकार गंदा पानी उन नालों में विसर्जित हो जाता था। यानी घर का गंदा पानी या कहीं पे गंदा पानी जमा हो गया है तो वो नालियों के माध्यम से बड़े बड़े नालों में विसर्जित कर दिया जाता था, जिससे वहां कोई समस्या नहीं होती थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नालियां भी ग्रिड प्रणाली पे आधारित थी, जो कि मैंने आपको बताया जैसे सड़कें वगैरह, रोड वगैरह जो है ये कौन सी प्रणाली पे है, ग्रिड प्रणाली पे। मैं आपको जो बता रहा था कि जो नालियां जैसे सड़कें बनती थी ग्रिड प्रणाली के माध्यम से बनती थी, ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई जाती थी, वैसी नालियों का निर्माण भी ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया जाता था। जो नालियां एक दूसरे पे किस पे काटती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का विकास निर्माण ही इसलिए किया गया था कि घर से गंदा पानी नालियों के माध्यम से निकाल दिया जाए। ठीक है। नालियां भी ग्रिड पद्धति पे आधारित थी और मुख्य नाला गहरे में जमाई गई, गहरे गायरा कहते हैं उसे। ठीक है। गायरा या गहरा कह सकते हैं, जो नीचे कहीं ना कहीं, जैसे आप गटर जानते हो, गटर जो गटर हमारे शहरों में बनाए जाते हैं वो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये गटर आज की पद्धति पे आधारित नहीं है, उल्टा मैं ये और कहूंगा कि ये जो हमारा निर्माण है, जो गटर वगैरह सीवर वगैरह बनाए जाते हैं, ये उल्टा उस टेक्नोलॉजी से पीछे है, यानी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई। पहले ऐसे बनाया जाता था कि वो गंदा पानी स्टोर होता ही नहीं था, समय समय पर उनकी सफाई हो जाती थी और जो वेस्ट वाटर होता था, जो गंदा पानी होता था, वो समय अनुसार बड़े बड़े नालों में विसर्जित कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था कहीं ना कहीं, जिससे कि उस गंदे पानी से किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसका ही बहुत ध्यान रखा जाता था। ठीक है। उन्हें एक ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें साफ सफाई के समय हटाया जाता, जैसे कि गटर वगैरह के ढक्कन होते समय से हटा देते हैं और बाद में ये भी देखा जाता है कि उनमें साफ सफाई कैसे करनी है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। ठीक है। पहले नालियों के साथ किसको बनाया गया था, गलियों को बनाया गया था और इसके बाद घरों की एक दीवार गली से हटाकर बनाई, यानी पहले गली बना दी मान लीजिए, तो यानी कि घर ऐसे बनाए जाते थे कि वो नाली की दीवार से थोड़ी सी दूरी पर हो। किससे दूरी पे हो, नाली की थोड़ी सी दीवार से दूरी पे हो, ताकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीलन वगैरह भी घरों में आ जाती है तो उसकी समस्या ना पनपे। ठीक है। अब हड़प्पा काल के शिल्प एवं उद्योग की बात करेंगे। हमने कल पढ़ा था हड़प्पा के विकास के बारे में और आज हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की नियोजित जल प्रणाली के बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में। टोटल मैं इसके 3 से 4 पार्ट बनाऊंगा, लेंथी वीडियो है थोड़ी सी, कहने का मतलब ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा। इतिहास में थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, बस इसको कहानी की तरह समझना है आपको, जिससे आपके दिमाग में एक स्टोरी छप जाए और आप उसको रटो ना। जितना आप इस चीज को रटोगे उतना आप भूल जाओगे, इस चीज को जितना आप समझ के चलोगे उसको याद रख जाओगे, दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज बन जाएगी। आप बस ये सोचो कि आज से हजारों साल पहले और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच ऐसा क्या क्या होता होगा जो आज से बेहतर प्रणालियां उस समय थी, जो कि आज भी हम चीजों को नहीं बना पा रहे। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी कि इन चीजों को आप समझ पाओ ना, ताकि रटो ना, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। और इसको समझोगे तो याद रखोगे लाइफ टाइम तक, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। ओके।